ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ देर बाद अंजलि मामी तैयार होकर रेशमी साड़ी और ऑर्नामेंट्स पहनकर अपने कमरे से बाहर आई और आर्यन को देखकर कहा, चलो रिया। जब मामी आर्यन का हाथ पकड़कर बाहर ले जा रही थी, तभी अनिका अपने बेडरूम से बाहर आई। स्टेयर केस के ऊपर खड़ी अनिका को देखकर अंजलि मामी ने कहा, मैं रिया को अपनी दोस्त से मिलवाने ले जा रही हूँ, कुछ ही देर में वापस लौट आएंगे। अनिका मोबाइल में अपना कुछ काम कर रही थी। उसने अंजलि मामी की बात का जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अंजलि मामी से अनिका ने यह भी नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे थे। जब ड्राइवर अंजलि मामी और आर्यन को मारवा हाउस की तरफ ले जा रहा था, तब रास्ते में अंजलि मामी ने आर्यन से कहा, देखो वहां जाकर बिल्कुल पोलाइटली रहना, तुमसे जो भी सवाल किया जाए उसको अच्छे से जवाब देना। इतना ध्यान रखना कि उन्हें तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आर्यन को ऐसा लगने लगा था जैसे अंजलि मामी उसे किसी परीक्षा में बैठाने जा रही थी। आर्यन हमेशा से सबसे पॉलिटली बात करता था, सबसे अच्छे से पेश आता था। अंजलि मामी ने जो कोई भी इंस्ट्रक्शन आर्यन को दिए थे वो करना आर्यन के लिए बहुत अलग नहीं था, मगर वो सबसे जानता था कि ये सारे सजेशन उसके लिए नहीं, रिया के लिए थे। इसलिए अंजलि मामी की बात पर आर्यन ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। आर्यन एक बात समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कौन लोग थे जिनसे मिलकर अंजलि मामी उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी। मगर आर्यन ने अंजलि मामी से कोई भी सवाल पूछे बिना पैसेंजर सीट के विंडो से बाहर देखने लगा। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, आर्यन को लग रहा था जैसे ये रास्ते उन्होंने पहले कई बार देखे थे। फिर जब कार ने हाईवे से एक टर्न लिया, तब सामने आलीशान मारवा हाउस दिखाई दिया। मारवा हाउस को देखते ही आर्यन घबरा गया। आर्यन ने घबराकर अंजलि मामी से पूछा, बड़ी मामी, क्या हम मारवा हाउस में जा रहे हैं? आर्यन के मुंह से मारवा हाउस का नाम सुनकर अंजलि मामी चौंक गई। अंजलि मामी ने आर्यन की बात की दाद देते हुए कहा, अरे वाह रिया, तुम तो सचमुच बहुत स्मार्ट हो। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वो कार को आगे बढ़ने से कैसे रोके। कुछ ही सेकेंड में कार मारवा हाउस के गेट के अंदर पहुंची। सिक्योरिटी ने ड्राइवर से कुछ सवाल पूछे और गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन दे दी। आर्यन सीट के नीचे छुप गया था। वह पूरी तरह से पैनिक हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक आई मुसीबत से वो किस तरह बाहर निकले। कार जैसे ही मारवा हाउस की सिक्योरिटी एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुई, सारे सिक्योरिटी गार्ड एक के बाद एक कार के अंदर झांक कर देखने लगे। आर्यन किसी तरह उनसे छुप छुपाकर कार में अंदर बैठा रहा। कुछ ही सेकेंड में कार मारवा हाउस के मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस के पास पहुंची। कार ने जैसे ही एंट्रेंस के अंदर ब्रेक लगाई, आर्यन की सांसें तेज होने लगी। जैसे ही कार रुकी, अंजलि मामी कार से बाहर निकली। एक बटलर पहले से ही अंजलि मामी का इंतजार कर रहा था। बटलर ने अंजलि मामी से कहा, मिसेज मल्होत्रा, बड़ी दादी माँ आपका इंतजार कर रही हैं। आर्यन और वो बटलर एक दूसरे को पहले से जानते थे। इस बटलर का नाम शिवराम था और शिवराम काफी सालों से बड़ी दादी माँ को देख देख करता था। क्योंकि अंजलि मामी बड़ी दादी माँ की गेस्ट थी, इसलिए शिवराम स्पेशल उन्हें नीचे लेने आया था। आर्यन जानता था कि अगर वो कार से बाहर निकला तो शिवराम अंकल उसे पहचान लेगा और उसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी अंजलि मामी ने आर्यन को आवाज लगाते हुए कहा, रिया बेटा चलो, हम पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी से बाहर आओ। अंदर बैठा नन्हा सा आर्यन बहुत घबरा चुका था। यहाँ अंदर मारवा हाउस में पहले से मौजूद रिया दादी माँ के कमरे में एंटर हुई और व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ के पास जाकर कहने लगी, बड़ी दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? मैंने सुना कि आप मुझे एक नई दोस्त से मिलवाना चाहते हो। कहाँ है वो, कब आएगी और कौन है वो? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए रिया से पूछा, तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुम्हें खुद ही लेना होगा। जब वो बच्ची आएगी तो तुम उससे दोस्ती करना, हो सकता है कि आगे चलकर वो लड़की तुम्हारी बहन बन जाए।
दादी माँ की बात सुनकर रिया अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कुछ सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद रिया ने दादी माँ से कहा, क्या मैं अपनी बहन से मिलने वाला हूँ? क्या वो मेरी जितनी खूबसूरत है? दादी माँ ने रिया की बातों का जवाब दिया, मैंने अब तक तो उसे देखा नहीं। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चाहे वो बच्ची कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, मगर हमारी आर्यन जितनी बिल्कुल प्यारी नहीं हो सकती। दादी माँ की बात सुनकर रिया ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा दिया और कहा, थैंक यू सो मच फॉर द कम्प्लीमेंट दादी माँ। रिया को इस तरह हंसते और मुस्कुराते हुए देखकर दादी माँ का मन ही मन बहुत खुश होने लगी थी। दादी माँ ने इतने दिनों में नोटिस किया था कि हमेशा चुपचाप और गुमसुम रहने वाला आर्यन अब काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया था। दादी माँ को आर्यन में ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था। दादी माँ ने रिया को पास बुलाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, हमारे आर्यन जितना प्यारा बच्चा इस दुनिया में कहीं नहीं है। जब मेहमान चले जाएंगे तब दादी माँ तुम्हें एक गिफ्ट देगी। गिफ्ट की बात सुनते ही अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, या दादी माँ, यू आर द बेस्ट दादी माँ इन द होल वर्ल्ड। मगर रुको, अगर आप मुझे गिफ्ट देने वाली हैं तो मुझे भी अपनी नई दोस्त के लिए गिफ्ट। ये कहते हुए नन्ही सी रिया मारवा हाउस में बने हुए दूसरे रूम में चली गई। रिया के जाने के बाद दादी माँ ने शिवराम की माँ और उनकी दूसरी केयर टेकर लीला से कहा, आजकल आर्यन काफी बदल गया है। लीला ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा बड़ी दादी माँ, आर्यन अब खुलकर बातें करने लगे हैं। पहले हम जब भी आर्यन को मिलते थे वो ज्यादा बात नहीं करते थे। आर्यन के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता था जैसे आर्यन बहुत ही अरोगेंट है, मगर अब आर्यन खुशी खुशी सबके साथ घुल मिलकर बात करता है, हमें भी खुश रहता है, उसके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रहती है। अक्सर ऐसे ही बच्चों को लोग पसंद करते हैं। फिर कुछ सोचते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन और उस बच्चे के बीच दोस्ती हो पाएगी? क्या आर्यन को वो बच्ची पसंद आएगी? आर्यन पहले आसानी से बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था। किसी अनजान बच्चे के साथ दोस्ती करने के बारे में आर्यन कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने सोचा था कि अगर आर्यन को वो बच्ची पसंद नहीं आती तो फिर आर्यन खुद अपने पापा रोहित को मना लेगा कि वो उस औरत से शादी ना करे। मगर आज का आर्यन का स्वभाव देखकर मुझे लगता है कि कहीं वो बच्ची आर्यन के साथ घुल मिल गई तो हमारी पूरी बाजी बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए बड़ी दादी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वो गहरी सोच में डूब गई। दादी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार रोहित ने कोई डिसीजन ले लिया तो अब वो कभी उसके पीछे नहीं हटेगा। मगर आर्यन इकलौता रास्ता था जो रोहित को अपने लिए गए डिसीजन से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। लीला ने दबी हुई आवाज में दादी माँ से कहा, आप फिक्र मत कीजिए बड़ी दादी, बच्चे हैं, किसी न किसी बात पर जरूर लड़ लेंगे और अगर बात उनसे नहीं बनती तो हम कोई ऐसी बात पैदा करेंगे जिससे बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाए और किसी तरह आर्यन बाबा को वो बच्ची पसंद ना आए। लीला की इस बात पर दादी माँ लीला को घूर घूर कर देखने लगी। फिर दरवाजे की ओर देखकर एक लंबी सांस छोड़ती हुई दादी माँ ने कहा, ठीक है, तो इसका बंदोबस्त तुम्हें ही करना होगा लीला। ये मेरे बेटे रोहित की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि रोहित किसी ऐसी लड़की को अपनी जीवन साथी बनाए जो पहले से किसी और मर्द के साथ संबंध बनाकर उसका एक बच्चा पैदा कर चुकी है। किसी भी तरह हमें ये रिश्ता रोकना होगा, चाहे कुछ ही हो जाए। हमारा खानदान भी शानो शौकत को इस तरह मिट्टी में मिलते नहीं देख सकती मैं। ये कहते हुए अचानक ही दादी माँ ने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में लीला से कहा, लीला, शायद यह बात तुम नहीं जानती, ये मल्होत्रा खानदान की लड़कियों में पता नहीं क्या बात है, अमीर घराने के मरीजों को रिझाना उन्हें पहले से आता है। सालों पहले रोहित के पापा को मल्होत्रा खानदान की सबसे बड़ी बहन स्वाति बहुत अच्छी लगती थी। वो किसी भी तरह स्वाति से शादी करना चाहता था। पहले स्वाति ने रोहित के पापा को अपने जाल में फंसाया था और आज ये लड़की रोहित को अपने झूठे प्यार से जाल में फंसाना चाहती थी। रोहित के पापा पर कई दिनों तक स्वाति के प्यार का भूत चढ़ा रहा। वो शादी करना चाहते थे तो सिर्फ और सिर्फ स्वाति से, मगर स्वाति ने करण गुलेरिया को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था।
ये बात पता चलने के बाद रोहित के पापा और करण गुलेरिया के बीच में बहुत दुश्मनी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दादी माँ ने रोहित की माँ के साथ रोहित के पापा की शादी तय कर दी थी। मगर शादी तय होने के बाद भी रोहित के पापा ने ये साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो स्वाति को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। रोहित की माँ भले ही उसकी पत्नी बनकर रहे मगर वो उसे कभी प्यार नहीं दे सकते थे। जब दादी माँ ये सारी बातें सोच रही थी तभी इंटरकॉम पर सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया। मैडम, मल्होत्रा खानदान से जो गेट्स आपको मिलने वाले आए थे वो आ गए हैं। दादी माँ जितना स्वाति के बारे में सोच रही थी उतने में ही उनके मन में मल्होत्रा खानदान के लिए नफरत बढ़ रही थी। 25 साल पहले दिल्ली में दो बड़े खानदान हुआ करते थे और उन दोनों खानदान के सबसे होनहार बेटे यानी रोहित के पापा और करण गुलेरिया दोनों की किस्मत ऐसी थी कि दोनों ही मल्होत्रा खानदान की सबसे बड़ी बेटी स्वाति के प्यार में पड़े। जब स्वाति रोहित के पापा की जिंदगी से चली गई तो रोहित के पापा बिल्कुल पहले जैसे इंसान नहीं रहे थे। कुछ सालों बाद वो हमेशा के लिए अपनी माँ से और हमारा खानदान से दूर ही हो गए। वहाँ करण गुलेरिया भी स्वाति के साथ शादी नहीं कर पाए और ये बात तो सभी जानते थे कि आज करण गुलेरिया अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। बाहर लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि एक लड़की की वजह से दो बड़े खानदान के होनहार लड़के अपनी जिंदगी खराब कर ली और अपने खानदान की मान मर्यादा और इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इन सारी चीजों का दोष लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्वाति को दिया। ये सब कुछ सोच सोच कर दादी माँ ने मन बना लिया था कि अनिका भी जरूर मल्होत्रा खानदान की परंपरा निभाएगी और जिस घर में जाएगी वहां जरूर तबाही मचाएगी। दादी माँ की नफरत अनिका के लिए तब बढ़ गई थी जब उनके इन्फॉर्मर ने दादी माँ को ये बताया था कि अनिका और कोई नहीं बल्कि स्वाति की बेटी थी। अभी दादी माँ ये सब कुछ सोच ही रही थी कि पीछे से लीला ने आवाज देते हुए दादी माँ से कहा, बड़ी दादी माँ, वो लोग आ गए हैं। अंजलि मल्होत्रा के आने की खबर सुनते ही दादी माँ ने व्हील चेयर पर अपनी पीठ सीधी कर ली। दादी माँ जल्दी से उस लड़की का चेहरा देखना चाहती थी जो अनिका की बेटी है। वो जानती थी कि बेटी की शक्ल कहीं न कहीं माँ से मिलती होगी। जब दादी माँ ने दरवाजे पर नजर डाली तो सबसे पहले कमरे में अंजलि मामी दाखिल हुई। दादी माँ को अंजलि मामी पहनावे से काफी एलिगेंट लगी। अंजलि मामी ने बड़े ही रेस्पेक्ट से दादी माँ को नमस्ते कहा। इससे पहले दादी माँ से जो भी मिलने आता था वो दादी माँ की जरूरत से ज्यादा खुशामद करता था, मगर अंजलि मामी की बात करने के तरीके से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दादी माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। दादी माँ ने अंजलि मामी को स्माइल देते हुए बैठने का इशारा किया और पूछा, बच्ची नहीं आई तुम्हारे साथ? दादी माँ का सवाल सुनते ही अंजलि मामी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अंजलि मामी ने ठीक पीछे लीला का बेटा शिवराम खड़ा था। जब कार नीचे से उतरने के बाद अंजलि मामी ने आर्यन को कार से बाहर निकलने को कहा, तब आर्यन ने अचानक ही अपना मुंह अपने दोनों घुटनों के बीच छुपा लिया। आर्यन जोर जोर से कहने लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं अभी के अभी घर जाना चाहती हूँ। आर्यन ने अपना मुंह अपने दोनों घुटनों के अंदर छुपा के रखा था जिससे शिवराम किसी भी तरह से आर्यन का चेहरा देख न सके। जब अंजलि मामी कार के अंदर आकर आर्यन से कहने लगी, चलो बेटा, थोड़ी देर की बात है, मेरी रिया तो बहुत बहादुर बच्ची है, कुछ ही देर में हम घर वापस लौट जाएंगे। अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा था कि नहीं, मम्मा डॉक्टर है, मैं अभी के अभी उनके पास जाना चाहती हूँ, वो मुझे ठीक कर देगी, मैं जानती हूँ। शिवरामन को जैसे ही पता चला कि कार के अंदर बैठी हुई बच्ची जिद कर रही है तो शिवराम कार के पास वाली खिड़की पर जाकर कहने लगा, चलो बेटा, अगर तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने दूंगा, हमारे पास खिलौनों से भरा एक पूरा कमरा है। शिवरामन की आवाज कानों पे पड़ते ही आर्यन अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से कहने लगा, इस अंकल को मेरे पास से ले जाओ, इनकी आवाज सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा है। अंजलि मामी ने आर्यन को डांटते हुए कहा, रिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसमें अंकल का क्या कसूर है, तुम्हें अंकल के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो आर्यन ने कहा, मेरा बिहेवियर सही नहीं लग रहा तो मुझे घर क्यों नहीं भेज देते वापस।
अंजलि मामी ने पहले कभी रिया को इस तरह बिहेव करते हुए नहीं देखा था, मगर उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर इस तरह का बर्ताव रिया ने बड़ी दादी के सामने किया तो बात बिगड़ सकती थी। अंजलि मामी ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो रिया को घर छोड़ दे और बाद में उन्हें वापस पिकअप करने आ जाए। जब शिवरामन ने दादी माँ से ये बातें कही तो दादी माँ के मन में अनिका के लिए नफरत और बढ़ गई थी। दादी माँ मन ही मन सोच रही थी कि जिस औरत की बच्ची इतनी जिद्दी और आइडियल हो, उसकी माँ कैसी होगी। अंजलि मामी को बड़ी दादी माँ के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आने लगी थी। अंजलि दादी माँ से कहा, माफ कीजिएगा बड़ी दादी माँ, अचानक ही बच्ची की तबीयत खराब हो गई, वरना काफी समझदार और होनहार है बच्ची, अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा तेज। दादी माँ ने सोफे की ओर इशारा करते हुए अंजलि मामी से कहा, आप बैठिए। जैसे ही अंजलि मामी सोफे पर बैठी, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए अंजलि मामी से कहा, बच्चों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वो बिगड़ जाते हैं। अंजलि मामी समझ चुकी थी कि दादी माँ को रिया का चला जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मगर अंजलि मामी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। अंजलि मामी ने मुस्कान देते हुए दादी माँ से कहा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि अच्छे खानदान के लोग अपनी बेटियों को बड़े नाजों से पालते हैं। रिया को भी हमने बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह पाला है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि रिया ने कभी भी हमारे प्यार का मिसयूज नहीं किया है। अक्सर रिया की उम्र के बच्चे जहाँ पूरा दिन किसी न किसी जिद की वजह से रोते रहते हैं और अपने माँ बाप को तंग करते रहते हैं, उस उम्र में हमारी रिया काफ़ी समझदार, पढ़ाई लिखाई में तेज है, उतनी ही तेज खेलकूद में है और बड़ों को रिएक्ट करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। यूँ कहा जा सकता है कि नन्ही सी रिया बिल्कुल अपनी माँ अनिका पर गई है। तभी एक नौकर ने अंजलि मामी के ठीक सामने चाय रख दी। दादी माँ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को अंजलि मामी के पास चलाना शुरू किया और कहा, मैंने सुना है कि अनिका यहाँ आपके साथ नहीं पली, वो अभी कुछ ही वक्त पहले मनाली से आई है। चाय का कप उठाते हुए अंजलि मामी ने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी बहन ने वहीं मनाली में शादी की थी। अनिका वहीं पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी। अब मनाली है तो एक छोटा सा शहर, फिर भी अनिका एक बहुत बड़ी प्रतिभाशाली डॉक्टर है और फिर मेडिकल प्रोफेशन में होने के बावजूद अनिका ने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से पाला है, लेकिन अब हमारे साथ वह यहीं दिल्ली में रहने आ गई है। अंजलि मामी की बात खत्म होते ही पास खड़ी लीला ने अंजलि मामी से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन, अकेले हाथों आजकल बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारे रोहित बाबा ने भी तो ऐसा ही किया है। आर्यन बाबा को खुद ही अकेले पाला है। बचपन में बाबा के खाने से लेकर डायपर बदलने तक सारी जिम्मेदारियां रोहित बाबा ने खुद ही निभाई है। यहाँ तक कि आर्यन बाबा के संस्कार ऐसे हैं कि बड़ों के सामने नजर उठाकर बात भी नहीं करते। सच कहूँ तो रोहित बाबा की भी एक इच्छा है कि जो भी लड़की उनकी जिंदगी में आए वो उन्हीं की तरह आर्यन बाबा को उतना ही प्यार करे जितना वो करते हैं। आखिर मारवा खानदान की प्रतिष्ठा को आर्यन बाबा को ही तो संभालना है। लड़की भले ही छोटे खानदान की हो, बस रोहित से शादी करने के बाद आर्यन बाबा के हक और अधिकार छीनने की कोशिश ना करें। अंजलि मामी अच्छी तरह समझ गई थी कि लीला उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चुप रही। वो दादी माँ के सामने किसी भी तरह का विवाद नहीं खड़ा करना चाहती थी। अंजलि मामी का चेहरा पड़ते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, चुप करो लीला, ये क्या कर रही हो तुम जानती नहीं हो मल्होत्रा परिवार को। मल्होत्रा परिवार कोई छोटा खानदान नहीं है। लीला ने धीरे से अपने गालों पर तमाचा मारते हुए अपनी जवाब दांतों के नीचे दबाते हुए कहा, माफ कीजिए मिसेज मल्होत्रा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि आपकी कंपनी का एक जमाने में बहुत नाम हुआ करता था। मैं खुद कई बार आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले चुकी हूँ, लेकिन आजकल शास्त्रीय फार्मास्यूटिकल का नाम जरा ज्यादा ही चल रहा है आयुर्वेदिक दवाई के बाजार में, है ना। अंजलि मामी अब तक समझ चुकी थी कि चाहे दादी माँ खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, मगर अपनी केयर टेकर के मुंह से मल्होत्रा खानदान की बेइज्जती करवाना चाहती थी। अंजलि मामी अच्छी तरह जानती थी कि मारवा खानदान बहुत अच्छा खानदान था। मारवा खानदान और मल्होत्रा खानदान का कोई मुकाबला ही नहीं था। मारवा खानदान दिल्ली का ही नहीं देश का सबसे बड़ा खानदान था।
मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मल्होत्रा खानदान को इस नज़र से देखे। अंजलि मामी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर दादी माँ अपनी केयर टेकर लीला को देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे थे। तभी दादी माँ के कानों पर एक नन्ही सी प्यारी सी आवाज पड़ी, दादी माँ, क्या मेरी बहन आ गई है? नन्ही सी रिया दौड़कर दादी माँ के कमरे में आई। जैसे ही रिया रूम के अंदर आई, अंजलि मामी नन्ही सी बच्ची को देखकर हैरान रह गई। अंजलि मामी को अपनी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अंजलि मामी को देखकर उछल कूद करके रूम में आ रही रिया भी एक सेकेंड के लिए अपनी जगह पर जम गई। इससे पहले कि अंजलि मामी रिया को अपने नाम से बुलाती, रिया ने अंजलि मामी की ओर इशारा करते हुए कहा, हेलो बड़ी मामी, कैसी हैं आप? यह कहते हुए रिया अपनी मामी की गोद में जाकर बैठ गई। अंजलि मामी समझ नहीं पा रही थी कि जिस रिया ने इतना बड़ा तमाशा करके वापस घर जाने की जिद की थी, उस रिया का मूड इतनी जल्दी बदल कैसे गया। हैरान अंजलि मामी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए रिया से कहा, आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? बड़ी मामी कहने का क्या मतलब है? रिया ने बड़ी ही प्यार से हाँ में अपना सर हिलाते हुए दादी माँ से कहा, हाँ दादी माँ, ये मेरी बड़ी मामी है और बड़ी मामी ये है मेरी बड़ी दादी माँ। अंजलि मामी को ये सारी बातें सुनकर लगभग चक्कर आने लगे थे। अपने आप को संभालते हुए अंजलि मामी ने दादी माँ से पूछा, बड़ी दादी माँ, ये क्या कह रही हैं? आपने अभी अभी इसे किस नाम से बुलाया? इससे पहले कि बड़ी दादी माँ अंजलि मामी की बातों का जवाब दे पाती, रिया ने उनकी बात को काटते हुए अंजलि मामी को जवाब देते हुए कहा, हाँ बड़ी मामी, ये मेरी बड़ी दादी माँ है। आप मुझे भूल गई क्या? मेरा नाम आर्यन है, मैं रोहित मारवा का बेटा हूँ। फिर रिया अपनी दादी माँ की ओर मुड़कर कहने लगी, बड़ी दादी माँ, क्या यही वो गेस्ट हैं जिनसे आप मुझे मिलवाना चाहती थी? एक्चुअली पापा मुझे इनके घर ले गए थे, वहीं मिली थी मैं इनसे। अंजलि मामी को ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा कमरा उनके सर के ऊपर से घूमने लगा था। उनकी गोद में बैठी रिया उनसे यह कह रही थी कि उनका नाम आर्यन है, वो रोहित मारवा का बेटा है और सामने बैठी औरत उसकी बड़ी दादी माँ है। अंजलि मामी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जुबान उनके गले के अंदर चली गई थी। मगर किसी तरह अटकती हुई आवाज में एक बार फिर रिया की ओर देखते हुए अंजलि मामी ने रिया से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे पापा रोहित मारवा हैं? अंजलि मामी की ओर देखकर रिया ने उन्हें एक आंख मारते हुए कहा, हाँ, मेरे पापा रोहित मारवा हैं और मैं उनका बेटा हूँ। रिया ने जानबूझकर बेटे शब्द पर वजन दिया था। फिर अपने हाथ से अंजलि मामी का हाथ दबाते हुए रिया ने अंजलि मामी से पूछा, क्या मेरी बहन नहीं आई मुझसे मिलने? अब तक नन्ही रिया इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर उसका भाई कोई न कोई बहाना बनाकर वापस घर चला गया होगा। रिया की ये सारी बातें सुनकर अंजलि मामी को ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल सुन पड़ गई थी। ना उनमें बोलने की कुछ ताकत रही थी और ना ही सोचने की कोई शक्ति बची थी। मगर सामने बैठी दादी माँ को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह से उनका पोता मल्होत्रा परिवार की बहू के साथ घुल मिलकर बात कर रहा था, ये सब कुछ देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी आवाज ऊंची करते हुए दादी माँ ने रिया से कहा, आर्यन, क्या कर रहे हो तुम? मेहमानों के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करते, आ जाओ तुम मेरे पास। रिया अंजलि मामी की गोद में से उतरकर दौड़कर दादी माँ के पास चली गई। जब रिया ने अंजलि मामी को आंख मारी थी, तब वो एक बात समझ गई थी कि ऐसी जरूर कोई बात है जो रिया दादी माँ के सामने छुपाना चाहती थी। मगर वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि कब रोहित मारवा अपने बेटे के साथ उनके घर आया था। अंजलि मामी ये भी नहीं समझ पा रही थी कि बुढ़ी मिसेज मारवा रिया को आर्यन कहकर क्यों पुकार रही थी। अंजलि मामी जब ये सब सोच रही थी, अचानक उनके मन में एक ख्याल आया। पिछले कई दिनों से रिया मस्ती करने वाली रिया, हमेशा खेल कूद में ध्यान देने वाली रिया, आजकल पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देती थी, लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, हमेशा अपने कमरे में गुमसुम और चुपचाप रहती थी। और आज जो बच्ची उनके सामने थी वो बिल्कुल वही रिया थी जो कुछ दिनों पहले सारा दिन उनके साथ खेला कूदा करती थी। ये सोचते ही अंजलि मामी की आंखें चौड़ी हो गई।
अचानक ही सारा मामला अंजलि मामी को धीरे धीरे समझ में आने लगा। अंजलि मामी के सामने बैठी बड़ी दादी की गोद में खेल रही वो वही बच्ची थी जो कुछ दिनों पहले अनिका के साथ मनाली से दिल्ली आई थी, यानी कि उनकी लाडली रिया। और पिछले कई दिनों से उनके साथ उनके घर पर जो रह रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा और मारवा खानदान का चिराग आर्यन था। अंजलि मामी के हाथ कांपने लगे थे और उनके माथे से पसीना बहने लगा था। वहां दादी माँ ने अपनी गोद में बैठी रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, देखा मिसेज मल्होत्रा, हमारा आर्यन कितना भोला भाला है, अपने और पराये में फर्क ही नहीं समझ पाता उसे। दादी माँ अंदर ही अंदर ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि रोहित मारवा ने बिना उनके पूछे पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। रोहित आर्यन के साथ अनिका की फैमिली से भी मिल चुका था, यहाँ तक कि आर्यन उस लड़की की पूरी फैमिली के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। अब दादी माँ ये बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि रोहित अपने डिसीजन में बहुत आगे निकल चुका था। अब चाहकर भी वो रोहित के इस फैसले को नहीं बदल सकती थी। रोहित ने अगर सोच ही लिया था कि वो अनिका के साथ शादी करेगा तो अब उसके इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता था। रिया की पीठ पर हाथ घुमाते हुए दादी माँ ने अपनी धीमी मगर भारी आवाज में अंजलि मामी से कहा, अब जब बात यहाँ तक पहुंची गई है तो मुझे लगता है हमारे बीच कुछ बातों का खुलासा पहले ही हो जाना चाहिए तो ही बेहतर है। अंजलि मामी बेसब्री से दादी माँ की अगली बात का इंतजार कर रही थी। मिसेज मल्होत्रा, बात आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का खुलासा हो जाए तो अच्छा होगा, दादी माँ ने बड़ा सीरियस चेहरा बनाते हुए अंजलि मामी से कहा। अंजलि मामी धीरे धीरे अपने शौक से बाहर आ रही थी। अब तक दादी माँ के कमरे में जो कुछ भी उनके सामने हुआ था उससे अंजलि मामी ये पता लगा पाई थी कि अनिका के एक नहीं दो बच्चे थे, एक रिया और दूसरा आर्यन। आर्यन रोहित के साथ मारवा हाउस में पला बड़ा था और रिया अनिका के साथ मनाली में। आर्यन मारवा खानदान का लाडला था और मारवा खानदान का अगला वारिस भी। रोहित मारवा को इस वक्त अनिका से शादी करना चाहता था। वह अनिका के दोनों बच्चों का बाप था, मगर ये बात मारवा खानदान की दादी माँ नहीं जानती थी। ये सारी बातें सोच सोच कर अंजलि मामी के मन में और कई सारे सवाल भी आने लगे। अनिका की अभी अभी रोहित मारवा से मुलाकात हुई थी तो वो उसके बच्चों का बाप कैसे हो सकता था। अपने होश को संभालते हुए अंजलि मामी ने दादी माँ से पूछा, जी कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं। दादी माँ ने बड़े सीरियस आवाज में कहा, मिसेज मल्होत्रा, क्या आप जानती हैं आपकी भांजी अनिका और रोहित एक दूसरे के साथ एक तरह के संबंध में है। बात आगे बढ़े और बात शादी तक पहुंचे तो मैं आपसे इतना कह देना चाहती हूँ, आर्यन मारवा खानदान का लाडला बेटा है। मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्रीज की भागदौड़ आगे चलकर आर्यन को ही संभालनी है। ये हक और ये उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता, उसकी सौतीली माँ भी नहीं। हो सकता है आगे चलकर आर्यन अपनी बायोलॉजिकल माँ के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए। आखिर वो उसकी सगी माँ है और माँ का प्यार क्या होता है वो तो आप भी जानती होंगी। क्यों मिसेज मल्होत्रा, अभी रोहित और उसकी माँ के बीच कुछ अनबन चल रही है, मगर मुझे पता है एक दिन जरूर रोहित उसे माफ कर देगा और जब वो दिन आएगा तब रोहित आर्यन और आर्यन की सगी माँ एक हो जाएंगे। तब क्या होगा जो आपकी भांजी को पहले से सोचना होगा, क्योंकि मारवा परिवार हमेशा आर्यन के साथ होगा। आर्यन की मर्जी के साथ ही हमारे परिवार की मर्जी होगी। दादी माँ चाहती थी कि ऐसी सब बातें करके वो किसी तरह मिसेज मल्होत्रा को कन्विंस कर ले कि किसी तरह वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए, मगर दादी माँ की बातें सुनकर अंजलि का कंफ्यूजन और भी बढ़ने लगा था। अंजलि मामी ने पीठ सीधे करते हुए दादी माँ से पूछा, बड़ी दीदी, क्या आप आर्यन की बायोलॉजिकल मदर को जानती हैं। बड़ी दादी ने बात को हंसी में उड़ाते हुए कह दिया, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, और वही तो है रोहित की और मारवा खानदान की पहली पसंद। दादी माँ ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी कि अंजलि मामी को उनका झूठ पता न चले,
मगर किसी तरह दादी माँ की बातों से अंजलि मामी ये गेस कर लिया था कि अभी अभी जो दादी माँ ने कहा वो झूठ था, क्योंकि अगर दादी माँ पहले से अनिका को जानती होती तो इस तरह की बातें कभी न करती। अपने चेहरे पे आई स्माइल को किसी तरह छुपा कर अंजलि मामी ने दादी माँ से पूछा, क्या आपका ख्याल है आर्यन की सगी माँ के बारे में? ये सवाल सुनते ही दादी माँ ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बालकनी की ओर मोड़ ली। कुछ देर बालकनी से बाहर देखने के बाद दादी माँ ने कहा, सच कहूँ तो मैं उस लड़की से कभी मिली नहीं हूँ, मगर उस लड़की का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर और मारवा खानदान पर। उसने हमें आर्यन जैसा होनहार और काबिल वारिस दिया है। दादी माँ की बातों से एक बात क्लियर थी, आर्यन मारवा खानदान का प्राइड पोजीशन था। दादी माँ जितना आर्यन को प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा वो आर्यन के लिए प्राउड फील करती थी। अंजलि मामी जो पिछले कई दिनों से आर्यन के साथ समय बिताती थी, उन्हें लगा कि दादी माँ की बातें कहीं न कहीं सही थी। आर्यन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। तभी अंजलि मामी की नजर दादी माँ की गोद में बैठी नन्ही सी रिया पर पड़ी। दादी माँ रिया को आर्यन समझकर उसके सर पर हाथ फेर रही थी। रिया ने अंजलि मामी की तरफ देखा, फिर से आंख मारी। रिया को ऐसे करते देख अंजलि मामी इस बार अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अपनी बातों पर अंजलि मामी को मुस्कुराते हुए देखकर दादी माँ ने कहा, मिसेज मल्होत्रा, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको हंसी आने लगी? अपनी मुस्कुराहट पे कंट्रोल पाते हुए अंजलि मामी ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं बड़ी दादी, बस रिश्ते को लेकर मैं जरा खुश थी इसलिए। वैसे माफ करना, मैंने आपको ये सवाल पूछा, ये आपको इंटरनल अफेयर्स है। मारवा खानदान की प्राइवेट बातों में मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। दादी माँ ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए कहा, यह क्या कह रही हैं आप मिसेज मल्होत्रा? अब मारवा खानदान की बातें आपके लिए प्राइवेट कहाँ रह गई? रोहित और अनिका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। इस पर अंजलि मामी ने बड़े कैजुअली कह दिया, रोहित और अनिका रिलेशनशिप में है ऐसा मुझे नहीं लगता। अंजलि मामी की ये बात सुनते ही दादी माँ अपनी आंखों को बड़ी करके अंजलि मामी की तरफ देखने लगी। वो सोचने लगी कि क्या सचमुच रोहित ने जो बात कही थी वो सच था कि अनिका रोहित में इंटरेस्ट नहीं थी। ये बात दादी माँ के ईगो पर चुभने लगी थी। दादी माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है जो रोहित मारवा को ना पसंद करे। दादी माँ अभी इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। दादी माँ ने अंजलि मामी से कहा, आपसे मिले और बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारे साथ डिनर करके ही जाइए। अंजलि मामी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अगर आपकी बात सच निकली तो डिनर करने के कई और भी मौके मिलेंगे हमें। आज मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ये जवाब देने के बाद अंजलि मामी बड़ी दादी और उनकी गोद में बैठी रिया को बाय कहकर वहां से चली गई। अंजलि मामी जल्दी से घर पहुंचकर अनिका से काफी सारी बातों का खुलासा करना चाहती थी। जैसे ही अंजलि मामी की कार मल्होत्रा हाउस में पहुंची, लॉन में बैठी अनिका पहले से ही अंजलि मामी का इंतजार कर रही थी। शोक की वजह से अंजलि मामी के हाथ पांव अभी भी कांप रहे थे। तेज कदमों से अंजलि मामी अनिका की ओर चलने लगी। अंजलि मामी को इस तरह से अपनी ओर आते देखकर अनिका ने अंजलि मामी से कहा, आप मारवा हाउस बड़ी दादी से मिलने गई थी, मुझे आर्यन ने कॉल करके बताया। अंजलि मामी अच्छी तरह जानती थी कि मारवा हाउस में जो बच्चा था वो आर्यन नहीं रिया थी। बस अब अंजलि मामी अनिका से सच्चाई सुनना चाहती थी, वो सच जिसे पर्दा उठ चुका था। अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, क्या आर्यन और रिया दोनों? अंजलि मामी की बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने कहा, दोनों ट्विन हैं। अंजलि मामी ने आगे कहा, और रोहित मारवा? अनिका को दोनों बच्चों के बाप के बारे में तभी पता चला था जब राजलक्ष्मी ने दोनों की डीएनए रिपोर्ट भिजवाई थी। अंजलि मामी ये सब कुछ सुनकर जितने शौक में थी उतनी ही हैरान थी। चाहे अंजलि मामी मारवा परिवार को पसंद नहीं करती थी, मगर वो जानती थी कि रोहित मारवा पूरी दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था।
अनिका के बगल में बैठकर अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, कब शादी कर रहे हो तुम दोनों? अनिका ने अंजलि मामी की बात को बड़ा कैजुअली उड़ते हुए कहा, मामी प्लीज कम डाउन, ये शादी वादी के बारे में मैंने सोचा नहीं है। अंजलि मामी से ये कहने के बाद अनिका ने अपना फोन उठाया और रोहित मारवा को फोन लगाया और कहा, मिसेज मारवा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रोहित फौरन बोला, क्यों नहीं मिस अनिका, अगर आप मुझे मिस कर रही हैं तो आप जरूर मुझसे बात कर सकती हैं। अनिका ने अपने दोनों होंठ दबाते हुए कहा, देखिए मिसेज मारवा, अपने फैमिली मेंबर्स को जरा काबू में रखिए, उनको कहिए कि मल्होत्रा परिवार को परेशान न करें। ये बात सुनकर रोहित भी थोड़ा सीरियस हो गया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ, क्या दादी माँ ने कुछ? रोहित को बीच में रोकते हुए अनिका ने कहा, हाँ, उन्होंने मेरी मामी को घर बुलाया था मेरी मैरिज प्लान डिस्कस करने के लिए। देखिए मिसेज मारवा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैरिज के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है और आप भी ये बात जानते हैं। अपनी आवाज में थोड़ी सीरियसनेस लाते हुए रोहित ने अनिका को शांत करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए मिस अनिका, ये सब गलती मेरी है, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को समझना होगा। दरअसल दादी माँ चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, मेरी भी एक फैमिली हो। मेरे ख्याल से हर बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए यही चाहता है। अगर आप शादी नहीं करना चाहती, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, बस आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके खानदान को मेरे परिवार से कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिसेज मारवा, मुझे लगता है कि आपकी दादी माँ सही है, आपको कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए। अनिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर रोहित का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था। आवाज में थोड़ा सा गुस्सा लाते हुए रोहित ने कहा, ये आप क्या कह रही है मिस अनिका? ये मत भूलिए कि पहले आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, अब जब इतने टाइम के बाद आपसे करीब आ रहा हूँ तो आप मुझे आपसे दूर धकेलने लगी। मुझे पता है आजकल की लड़कियां थोड़ी अजीब नेचर की होती हैं, मगर आप तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। मेरे करीब आने के लिए आपने मेरे बेटे से दोस्ती की, मेरे बेटे का दिल जीत लिया, यहाँ तक कि मेरा बेटा आपको मॉम कह के पुकारने लगा, और अब जब जिम्मेदारियों की बात आई तो आप हाथ झटक देना चाहती हैं। ऐसा करके आपने न सिर्फ मुझे बल्कि आर्यन को भी बहुत दुख पहुंचाया है। अपने आप को संभालते हुए रोहित ने लंबी लंबी सांस छोड़ी और अनिका से कहा, डोंट वरी, वांट फोर्स यू फॉर एनीथिंग। दादी माँ बुढ़ी हैं, वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं और अपना घर बसा लूं। अगर आप शादी करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, अगर आप इसमें खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। जब रोहित ये सारी बातें कर रहा था तब अनिका खामोश रोहित की सारी बातें सुनती रही, क्योंकि आज शायद पहली बार अनिका को रोहित की सिचुएशन पर तरस आ रहा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो रोहित के करीब आने के लिए आर्यन से दोस्ती नहीं किया था, मगर रोहित के सामने अभी कुछ बातों का खुलासा नहीं हुआ था, इसलिए रोहित जो सोच रहा था वो सोचना जायज था। अनिका ने रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इससे पहले कि अंजलि मामी अनिका से और कोई सवाल करती, अनिका का फोन फिर से बजने लगा। अनिका ने अपना फोन उठाया तो सामने से आयशा मारवा ने अनिका से कहा, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? एक और पौधा है जिससे इन्फेक्शन लग गया है और मुझे लगता है कि शायद तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। अनिका ने घड़ी में टाइम देखा और मिसेज मारवा से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। आयशा मारवा ने अनिका से कहा, क्या तुम अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर आओगी? मैं उसे भी मिलना चाहती हूँ। अनिका जानती थी कि मिसेज आयशा हमेशा अकेली रहती थी और वो अपने पोते को भी बहुत मिस करती थी। अनिका उनके इमोशनल अच्छी तरह समझती थी। अनिका ने उनसे कहा, ठीक है, मैं उसे भी ले आऊंगी। इधर थोड़ी देर बाद रोहित मारवा को सावित्री का फोन आया। सावित्री ने रोहित से कहा, रोहित बाबा, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, क्या आर्यन बाबा को लेकर आप सभी आ सकते हैं? इससे पहले कि रोहित सावित्री से कुछ कहता, सावित्री ने रोहित से कहा, बाबा थोड़ा टाइम निकाल के आ जाइए। ये कहकर सावित्री ने फोन काट दिया। रोहित को कहीं न कहीं ये बात सुनकर अच्छा लग रहा था
कि इतने सालों बाद रोहित की मां ने रोहित के साथ अपने इमोशंस शेयर करना शुरू किया था। रोहित भी ये मौका खोना नहीं चाहता था। अनिका मल्होत्रा हाउस से आर्यन को लेकर अपनी कार में बैठने लगी। तभी अनिका ने देखा अंजलि मामी लॉन में झूले पर बैठकर अपने शौक में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर अनिका ने मामी से कहा, मामी कुछ बातों पर पर्दा रहे तो ही अच्छा है। बात जितनी बढ़ेगी उतनी बात आगे बढ़ेगी, और अगर इस बात ने आग पकड़ा तो एक साथ कई परिवार झुलस सकते हैं। ये कहते हुए अनिका मल्होत्रा हाउस से बाहर चली गई। अनिका के जाने के बाद अंजलि मामी अंदर बंगले में गई। अंदर लिविंग रूम में पहले से ही नानी माँ अंजलि मामी का इंतजार कर रही थी। अंजलि मामी को देखते ही नानी माँ ने कहा, क्या हुआ अंजलि, क्या रोहित की दादी माँ ने कुछ कहा? नानी माँ की बातों का बड़ा ठंडा जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं। ये सुनकर नानी माँ ने राहत की सांस ली। नानी माँ ने कहा, मुझे तो ये डर लग रहा था कि रोहित की दादी माँ ने तुमसे ये तो नहीं कह दिया कि आगे चलकर भविष्य में अनिका को आर्यन की माँ को भी एक्सेप्ट करना होगा। इस तरह के बड़े बड़े खानदानों में ऐसी बातें आम होती हैं। नानी माँ की सूझबूझ देखकर अंजलि मामी हैरान रह गई थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि नानी माँ की बूढ़ी आंखों ने दुनिया में बहुत कुछ बदलते देखा था। अंजलि मामी भी नानी माँ से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए अंजलि मामी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, ऐसा कुछ तो नहीं कहा है। अंजलि मामी की बात काटते हुए नानी माँ ने कहा, ऐसा ही कुछ का क्या मतलब है? कुछ नहीं जानती हो? अगर रोहित के बेटे की माँ रोहित की जिंदगी में दोबारा आ गई तो वो अनिका को किस तरह से परेशान कर सकती हैं? आखिर वो मारवा खानदान का बड़ा पोता है। अगर बड़े होने के नाते अगर सारे हक उसे और उसकी माँ को दिए गए तो हमारी अनिका, हमारी रिया और अनिका और रोहित के बच्चों का क्या होगा? ऐसी बातें शादी से पहले ही क्लियर कर दी जाए तो अच्छा रहता है। वहाँ आयशा मारवा के किचन में मिसेज मारवा और सावित्री दोनों मिलकर खाना पका रहे थे। इस वक्त आयशा मारवा का मूड बहुत अच्छा था। सावित्री को भी अपनी मैडम का इस तरह के मूड में देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। सावित्री ने आयशा मारवा से कहा, मैडम आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं, और हो भी क्यों ना, आज तो आपने पहली बार अपने बेटे और पोती के लिए रसोई बनाई है। सावित्री की बात सुनते ही मिसेज मारवा ने कहा, सावित्री मैं तो कुछ देर के लिए डर गई थी। बहुत सी लड़कियां मेरा फायदा उठाकर रोहित के नजदीक जाना चाहती हैं, मगर इस लड़की को मिलकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, ना कि मेरे खानदान और मेरे स्टेटस को लेकर मुझसे जुड़ना चाहती थी। अगर ये लड़की और वो जो रोहित के साथ अपना नाम जोड़कर मेरा फायदा उठाना चाहती है वो एक ही होती तो मुझे बहुत दुख होता। मगर अब तक एक बात तो साफ है कि इस अनिका को एक बेटा है, और उस अनिका जिसे रोहित शादी करना चाहता है उसको एक बेटी है। इसका मतलब ये दोनों लड़कियां एक नाम होते हुए भी अलग अलग हैं। सच कहूँ तो मैं तो ये चाहती हूँ कि दोनों बच्चों के बीच आज ही दोस्ती हो जाए और किसी तरह रोहित को ये अनिका पसंद आ जाए। मुझे तो लगता है रोहित की जोड़ी इस लड़की के साथ खूब जमेगी। बस कुछ ही देर में दोनों आते ही होंगे, दोनों का आमना सामना हो जाएगा और सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। अनिका आर्यन को अपनी कार में लेके मिसेज मारवा के विला की तरफ जा रही थी। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर रोहित मारवा का फोन आने लगा। जब अनिका ने रोहित का फोन उठाया तो रोहित ने अनिका से पूछा, क्या आज शाम को तुम फ्री हो? मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहता हूँ, वो बहुत ही खास जगह है। ड्राइव कर रही रोहित मारवा से अनिका ने कहा, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। तभी रोहित को यह एहसास हुआ कि शायद अनिका ड्राइव कर रही थी। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या तुम किसी से मिलने जा रही हो? रोहित ने अनिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अनिका का जवाब सुनते ही रोहित कुछ नाराज सा हो गया। दबी हुई आवाज में रोहित ने अनिका से कहा, शायद मैं लेट हो गया, तुमसे पहले से
अपने प्लान बना लिए थे। रोहित के मन में एक बार ये ख्याल भी नहीं आया कि कहीं आशीष डोगरा से मिलने तो नहीं जा रही थी। अनिका रोहित को सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी कि उसने अभी अभी एक नई दोस्त बनाई है और वो श्रेया के सामने वाले बिल्ला में रहती है। बात को ज्यादा लंबा खींचने से अच्छा अनिका ने सोचा कि रोहित से झूठ ही कह दिया जाए। अनिका ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बल्कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं वापस घर जा रही हूँ सोने के लिए, और इससे ज्यादा मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ मिसेज मारवा। ये कहते हुए अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट किया, अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर रोहित की कार ड्राइवर चला रहा था और रोहित नन्ही सी रिया के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठा था। मुस्कुराते हुए रिया ने रोहित से पूछा, डैड, क्या आप मम्मा को दादी की बिल्ला में ले जाने को सोच रहे हैं? रिया की पीठ पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, हाँ, तुम्हारी दादी माँ को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम्हारी मम्मा के बारे में, मगर मैं जानता हूँ कि एक बार वो तुम्हारी मम्मा से मिलेगी तो उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली, रोहित की इस बात को पूरा करते हुए रिया ने कहा, अनफॉर्चुनेटली मम्मा को सोना होगा, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल सकती हैं। नन्ही सी रिया की इस बात पर रिया और रोहित दोनों ही हंसने लगे। वहां अनिका दिल्ली की सड़कों पे अपनी कार तेजी से दौड़ा रही थी, मगर उसके ठीक बगल में बैठे आर्यन की आंख लग चुकी थी। कुछ देर बाद आर्यन ने जब अपनी आंखें खोली तो अनिका की कार आर्यन की दादी मिसेज मारवा की बिल्ला में एंटर हो रही थी। आर्यन के लिए आज का दिन किसी आसमानी मुसीबत से कम नहीं थी। आर्यन ने सोचा नहीं था कि उसकी माँ उसे अपनी ही दादी से मिलवाने ले जा रही थी। इससे पहले कि आर्यन कोई बहाना बनाकर अपनी मॉम से कहता कि वो बिल्ला के अंदर नहीं जाना चाहता, अनिका ने कार पार्क की और नन्हे से आर्यन को अपने हाथों में उठा लिया। अनिका ने आर्यन से कहा, चलो अब जाग जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अब आर्यन को पक्का यकीन हो गया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, उनके इस खेल से पर्दा उठने ही वाला था। जब सावित्री ने बंगला का दरवाजा खोला, तब आर्यन ने अपना सर अनिका के कंधे पर रख दिया, जिससे सावित्री आर्यन का चेहरा न देख सके। बंगले के अंदर आते ही अनिका ने आर्यन को अपनी गोद से उतार लिया, मगर आर्यन तुरंत ही अनिका के पीछे छिपने लगा, जिससे बिल्ला में कोई उनका चेहरा न देख पाए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा था। अनिका ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? बाहर निकलो पीछे से और अपनी दादी आंटी से हेलो कहो। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी बिल्ला में एक और कार की एंटर होने की आवाज आई। सावित्री ने जैसे ही एक और कार की आवाज सुनी, सावित्री दौड़ के बाहर आई। सावित्री ने देखा कि रोहित अपनी कार से बाहर निकल रहा था। जब सावित्री ने रिया को बाहर निकलते हुए देखा तो सावित्री ने कहा, अच्छा हुआ रोहित बाबा आप आर्यन बाबा को लेकर आ गए। रोहित अपने बगल में कार को देखकर हैरान रह गया। ये कार रोहित को जानी पहचानी लग रही थी। रोहित ने सावित्री से पूछा, क्या कोई मेहमान आए हैं? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, सालों बाद मैडम ने कोई दोस्त बनाई है, बड़ी प्यारी लड़की है, आप भी उसे मिलोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। आइए, सब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। सावित्री की ये बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित ने बचपन से अपनी माँ आयशा को अकेले ही रहते देखा था, ना कोई दोस्त, ना किसी रिश्तेदार से कोई नाता, ना ही कोई इमोशंस। यहाँ तक कि जब रोहित के मामा और मामी उनसे मदद मांगने आए थे तो मिसेज मारवा ने उनसे भी अपना मुंह फेर लिया था। रोहित के मामा मामी भी रोहित के माँ को पत्थर दिल औरत कहा करते थे। ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था रोहित। उसे इस बात से हैरानी हुई थी कि इतने सालों बाद आखिर उसकी माँ ने किसके साथ इतनी दोस्ती की थी, और दोस्ती भी ऐसी कि वो रोहित से भी उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। रोहित को एक बार ये भी ख्याल आया कि क्या कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं वो जो उसकी माँ ने दोस्ती करके रोहित के करीब आना चाहती हो। उधर अनिका ने अपने पीछे छिपे आर्यन को बाहर निकाला और कहा, अपनी दादी आंटी को नमस्ते करो।
अनिका के पीछे आर्यन को निकलता हुआ देखकर आयशा मारवा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और अपनी दादी माँ को देखने लगा। आज से पहले आर्यन और उसकी दादी माँ की मुलाकात बहुत कम हुई थी, मगर दोनों का रिश्ता ऐसा था कि वो दोनों चाह कर भी एक दूसरे का रिश्ता कभी नहीं भूल सकते थे। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए। ना आर्यन समझ पा रहा था कि वो दादी माँ को क्या कहे, ना दादी माँ समझ पा रही थी कि आर्यन को क्या कहकर बुलाए। आयशा मारवा आंखों में कई सारे सवाल लेकर आर्यन को बस देखती रही। आर्यन और मिसेज मारवा के रिएक्शन को देखकर अनिका को पता चल चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ थी। अनिका जानती थी कि आर्यन काफी ओबीडिएंट बच्चा था। जब भी किसी बड़े को मिलता था तब वो बड़े ही प्यार से उन्हें ग्रेट करता था, मगर आज किसी बड़े को मिलने के बावजूद आर्यन ना ही उन्हें ग्रेट कर रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। अनिका ने धीरे से आर्यन को पीठ थपथपाते हुए कहा, आर्यन, मैंने कहा ना दादी आंटी को नमस्ते करो। आर्यन चुपचाप अपनी दादी माँ को फटी हुई आंखों से देखने लगा। कुछ देर बाद अटकती हुई आवाज में मिसेज मारवा ने अनिका से पूछा, क्या ये आपका बेटा है? अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, जी, ये मेरा बेटा है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अनिका के सामने खड़ी उसकी दोस्त आर्यन को देख इतना शौक में क्यों चली गई थी। मिसेज मारवा के एक्सप्रेशन से ये साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा हैरान थी। तभी बिल्कुल धीमी आवाज में आर्यन ने मारवा को देखते हुए कहा, हेलो दादी माँ। आर्यन के मुंह से दादी माँ शब्द सुनकर अनिका भी हैरान रह गई। आर्यन ने अनिका के सामने देखा और अपनी सॉफ्ट और धीमी आवाज में अनिका से कहा, मॉम, ये मेरी दादी माँ है। अनिका ये बात समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या सही सुना जो अभी अभी आर्यन ने अनिका से कहा था। आर्यन ने फिर से कहा, हाँ मॉम, ये मेरी दादी माँ है, मेरे पापा की मम्मा। जब अनिका के चेहरे पर भी वही एक्सप्रेशन थे जो कुछ सेकंड पहले मिसेज मारवा के चेहरे पर थे। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि उसकी मम्मा और दादी अपने आंखों और कान पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अपनी दादी माँ से आर्यन ने कहा, क्या आप इस बात को कुछ देर तक सीक्रेट रख सकते हैं पापा से? आर्यन ने जैसे ही ये बात कही, सावित्री के बंगले का मेन गेट खोलते हुए, आइए रोहित बाबा, सावित्री ने कहा। जहां से सावित्री आ रही थी, सावित्री को आर्यन की पीठ नजर नहीं आ रही थी। अनिका और आर्यन की पीठ की तरफ इशारा करते हुए सावित्री ने कहा, देखो, आर्यन बाबा घर में नए मेहमान आए हैं, आप भी उनकी तरह एक सुंदर सा एक बेटा, आप उनके साथ खेल सकते हो। ये सुनने के बाद अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर वो समय आ गया था जब अनिका की पूरी फैमिली एक साथ एक छत के नीचे मौजूद होगी। जब सावित्री मुस्कुराते हुए अंदर आई और उसने जब अनिका के बेटे का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। करीब 1 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सावित्री कभी रोहित का चेहरा देखती तो कभी अनिका का, कभी आर्यन का चेहरा देखती तो कभी रिया का। रिया और आर्यन को देखकर सावित्री अपनी आंखें मसलने लगी। सावित्री के हाथ और पांव दोनों ठंडे पड़ गए थे। सावित्री ने कांपती हुई आवाज में मिसेज मारवा से पूछा, मैडम, क्या मैं अभी बुढ़ी हो चुकी हूँ? लगता है मेरी आंखों के नंबर बहुत बढ़ गए हैं, मुझे हर चीज दो दो दिखाई दे रही है। मिसेज मारवा ने सावित्री की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी नन्हे से आर्यन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सीक्रेट अपने पापा से न बताएं। मिसेज मारवा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए वो अचानक सावित्री को कहा, तुम इन सब का इंट्रोडक्शन कराओ, मुझे अचानक से सर में बहुत दर्द होने लगा है, मैं ऊपर जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ। ये कहकर मिसेज मारवा स्टेयर्स की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब कुछ सीढ़ियां चढ़ के उन्होंने मुड़ के देखा तो हाल में खड़े 5 लोग फटी हुई आंखों से मिसेज मारवा को जाते हुए देख रहे थे। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए मिसेज मारवा वापस खांसते हुए ऊपर की ओर जाने लगी। सावित्री समझ गई थी कि जिंदगी में पहली बार मैडम मैदान छोड़कर भाग निकली थी, मगर इस सिचुएशन को कैसे फेस किया जाए ये तो सावित्री को भी नहीं पता था।
कांपती हुई आवाज में सावित्री ने रोहित की तरफ देखा और कहा, ये है अनिका जी, हमारी मैडम की नई दोस्त। सावित्री के सामने सारी बातें क्लियर होने लगी कि रोहित तो पहले से ही अनिका को जानता होगा, क्योंकि ये अनिका और कोई नहीं बल्कि वही अनिका है जिसके बारे में शालिनी ने मैडम को वार्न किया था। सावित्री को अब लगने लगा था कि सिचुएशन टोटली इसके कंट्रोल से बाहर हो गई है, इसलिए उसे भी एक तरह से कोई बहाना बनाकर वहां से निकलना चाहिए। सावित्री ने रोहित की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है मैडम की तबीयत सच में बहुत खराब है। उनके लिए एक कड़क चाय बना के ले जाती हूँ, शायद उनका सर दर्द थोड़ा कम हो जाए। ऐसा कहकर सावित्री ने वहां से दौड़कर निकल गई, पर किचन में जाने की बजाय वो सीधी ऊपर मैडम के कमरे में चली गई। बंगले के हाल में अब सिर्फ 4 लोग थे, रोहित, अनिका, आर्यन और रिया। लगभग 3 से 4 मिनट रोहित, अनिका, आर्यन और रिया के खड़े खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। अनिका को लगने लगा था कि ये सब कुछ एक सपना था। पहले से ही अनिका की लाइफ में कॉम्प्लिकेशन कम नहीं थे, अब और प्रॉब्लम की कोई जगह अनिका के जीवन में बाकी नहीं थी। इतनी देर में रिया और आर्यन ने आंखों ही आंखों में काफी बातें कर ली थी। आर्यन ने रिया की आंखों में देखकर पूछा, अब क्या करें? रिया ने इशारे से जवाब देते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। आर्यन ने देखा कि रोहित बिल्कुल ही शांत था, ना ही उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन था, नहीं वो इस वक्त गुस्से में लग रहा था। मगर आर्यन एक बात जानता था कि रोहित जितना शांत अंदर से था उतना ही एग्रेसिव था। दूसरी तरफ रिया भी जानती थी कि उसकी मम्मा बहुत कम सिचुएशन में हेल्पलेस हो लगती थी, मगर जब भी इस तरह की सिचुएशन में पड़ती थी उसके डिसीजन मेकिंग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता था। अगर रिया को डर था कि आज उसकी मम्मा उसके डैड के साथ बहुत बड़ी फाइट न कर दे, जिसकी वजह से उनका मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। कहीं न कहीं आज भी अनिका के मन में ख्याल आ रहा था कि क्या उससे दोनों बच्चों को लेकर देश के बाहर चले जाना चाहिए, हमेशा के लिए। अनिका के मन में कई ख्याल एक साथ घूमने लगे थे। तभी अनिका के कानों पर रोहित मारवा की तेज आवाज पहुंची। रोहित ने पूछा, क्या तुम मुझे ये सब एक्सप्लेन करना चाहोगी? अनिका समझ चुकी थी कि वो वक्त आ चुका था कि वो रोहित को सारी सच्चाई बता दे। एक लंबी सांस लेने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, मिसेज मारवा, आज मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आपने अपनी आंखों में सब कुछ देख लिया है। मैं आपके करीब इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मैं अपने बेटे आर्यन के करीब आना चाहती थी। अनिका की बात को बीच में रोकते हुए रोहित ने कहा, मैं इस एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। रोहित ने दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लिए और फिर एप्रेसिव आवाज में अनिका से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ कैसे बनी? मुझे नहीं याद कि मैं मनाली में पहले तुमसे कभी मिला था, ना ही मेरा किसी औरत के साथ ऐसा कोई संबंध रहे हैं। फिर कैसे हो सकता था कि तुम मेरी जानकारी के बाहर मेरे बच्चे की माँ बन जाओ? रोहित के सवाल को अनिका को बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि सवाल का जवाब तो खुद अनिका नहीं जानती थी, फिर इसका जवाब वो रोहित को कैसे दे सकती थी? तभी रोहित ने एक ऐसी बात कही कि जो सुनकर अनिका के होश उड़ गए। बताओ, उस रात क्या हुआ था? क्यों मेरे खिलाफ तुमने इतने सारे प्लान खड़े किए, फिर एक ही रात में मुझे धोखा देकर वहां से भाग निकली, यहाँ तक कि मेरी जानकारी के बाहर तुमने 2 बच्चे को भी जन्म दिया। रोहित की बातें सुनकर अनिका की सांसें अटक गई। अनिका ने पूछा, किस रात की बात कर रहे हो आप? ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैंने प्लान किया। अनिका ने हैरानी के साथ कहा, मैं जानबूझकर तुम्हारे बच्चे की माँ बनी? तुम्ही ने एक दिन मुझे कहा था कि आर्यन की माँ कैसे प्रेग्नेंट हुई वो तुम्हें नहीं पता है? रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, हाँ, तब मैं नहीं जानता था कि वो लड़की तुम थी। ये बात तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि एक लड़की ने मेरा इस तरह से फायदा उठाया है। अनिका ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है? रोहित ने फिर कहा, हाँ, तुमने मेरा फायदा उठाया है,
क्योंकि उस वक्त तुम बहुत मोटी थी। मुझे लगा मैं तुम्हारे प्यार में तो पड़ूंगा नहीं, इसलिए तुमने मेरे खिलाफ ये सारी साजिश की होगी। अनिका ने कभी सोचा था नहीं था कि जिस सवाल का जवाब वो इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो जवाब उसे इस तरह से मिलेगा। एक ऐसा जवाब जिसे याद करने की लाख कोशिश करने के बावजूद उसे कुछ याद नहीं था। रोहित जो अनिका पर इल्जाम लगा रहा था, उसका इस वक्त अनिका के पास कोई जवाब नहीं था। इस बार रोहित ने आवाज ऊंची करते हुए अनिका को फाइनल वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुमने ऐसा क्यों किया तो भूल जाना अपने दोनों बच्चों को। दोनों बच्चे आज से मारवा परिवार का हिस्सा होंगे। रोहित को आवाज अनिका के कानों पर बार बार गूंज रही थी, मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। अगर तुम अपना असली मकसद नहीं बताओगी तो भूल जाना इन दोनों बच्चों को। ये दोनों बच्चे कल से मेरे साथ मारवा हाउस में रहेंगे। मैं अपने बच्चों को किसी ऐसी औरत के साथ नहीं रख सकता जिसके सीने में गहरे राज दफन हो। तुमने जो कुछ भी किया था उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई तो भूल जाना कि दोनों बच्चों को वापस कभी देख नहीं पाओगी। ये कहते हुए रोहित ने आर्यन और रिया दोनों के कंधे पर हाथ रख दिया। अचानक ही अनिका अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून उनके दोनों बच्चों पर अपना हाथ रख लिया था। अनिका को अचानक से ही अपने दोनों बच्चे दूर होते हुए नजर आने लगे। अगर अनिका को अपने बच्चों को अपने पास रखना था तो अनिका के पास बस एक ही रास्ता था, अभी अपने दोनों बच्चों की कस्टडी पाना। मगर उसके लिए अनिका को रोहित से फाइट करना होगा। अनिका ये भी जानती थी कि रोहित अकेले यहाँ नहीं आया होगा, उसके साथ उसके पीछे पीछे चोरी चुपके उसके बॉडीगार्ड भी जरूर आए होंगे। मगर इसके पहले कि अनिका ऐसा कोई कदम उठाती, नन्ही सी रिया ने अपने कंधे से अपना हाथ हटाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? वो मेरी मम्मा है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे किसी को चोट पहुंचे। सी कैन नेवर हर्ट एनीवन। ये बात रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका अच्छी लड़कियों में से थी। वो प्लानिंग करे, स्कैन करे और किसी का इस तरह से फायदा उठाए, वो अनिका को नहीं आता था। बस रोहित इतना जानना चाहता था कि अनिका खुल के सबके सामने रोहित को अपनी फीलिंग्स बताए। आखिर क्या हुआ था उस रात को, जिस रात के बारे में रोहित खुद भी नहीं जानता था। उस रात का सच रोहित अनिका के मुंह से सुनना चाहता था। इससे पहले कि रोहित और कुछ सवाल उठाए, आर्यन ने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, डैड, मम्मा ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। एक और से रिया ने भी रोहित का हाथ पकड़ लिया और अपनी मासूम आवाज में कहा, हाँ डैड, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं और हम भी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। आप फ्यूचर में हमें मम्मा के साथ रहने दो ना। इससे पहले कि अनिका ये सारी बातें झुठला देती, रोहित ने अनिका के सामने आंखें छोटी करते हुए देखा और पूछा, क्या ये बच्चे सही कह रहे हैं? क्या तुम सचमुच मुझसे? रोहित चाहता था कि आगे की बात अनिका पूरी करे, मगर इस वक्त अनिका के चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि वो आगे कही हुई रोहित की बातों से बहुत इरिटेट हो चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने वाला था। रिया समझ चुकी थी कि मम्मा के गुस्से का लावा कभी भी फट सकता है। इससे पहले कि अनिका गुस्से में ऐसी कोई बात कहे जिससे रोहित और अनिका के रिश्ते में दरार आ जाए, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, हाँ ये सच है, इट इज ट्रू। हम आपसे मिले उससे पहले मम्मा आपकी ही तारीफ किया करती थी। हमेशा कहती थी कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो और कहा करती थी कि आप वर्ल्ड के सबसे हैंडसम मैन हो। रिया की ये बातें सुनकर अनिका की ओर देख रहे रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रोहित को हंसते हुए देखकर अनिका को और गुस्सा आ रहा था, मगर अनिका इस वक्त रोहित के चक्रव्यूह में फंसी थी। एक छोटी सी गलती और रोहित मारवा अनिका के पास से उसके दोनों बच्चे छीन सकता था। रोहित धीरे से अनिका के पास आया और बिल्कुल अनिका के कानों के पास अनिका को धीरे से कहा, अगर तुम मुझे इतना चाहती हो और इतना प्यार करती हो तो फिर तुम्हें शादी करने से क्या परेशानी है? एक के बाद एक रोहित के सवालों का जवाब देना अब अनिका की बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। अनिका ने तेज नजरों से रोहित को देखा और पूछा, प्यार करने का और शादी करने का क्या रिलेशन है मिस्टर मारवा? हर शादी करने वाले एक दूसरे से प्यार नहीं करते और हर प्यार करने वाला
कि उसी के साथ शादी हो ये जरूरी नहीं है। बिना शादी किए भी प्यार किया जा सकता है। अनिका की आवाज और आंखों का गुस्सा देखकर रोहित समझ गया था कि अगर अब रोहित ने एक भी सवाल किया तो अनिका का गुस्सा रोहित के लिए नफरत में बदल जाएगा। फिर सिचुएशन को वापस हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। आखिर अनिका वो पहली लड़की थी जिसे रोहित मारवा ने सच्चे दिल से प्यार किया था, और रोहित अनिका के प्यार को नफरत में नहीं बदलना चाहता था। अपने दोनों होठ को दबाते हुए रोहित ने कहा, आपकी बात भी ठीक है मिस अनिका, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम शादी किए बगैर भी प्यार जरूर कर सकते हैं। मगर अभी अनिका की आंखों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। काफी सवाल थे जिनका वो जवाब जानना चाहती थी। अनिका ने तेज आंखों से रोहित की तरफ देखा और कहा, अभी अभी आपने कहा था कि उस रात मैंने प्लानिंग की थी और आपका फायदा उठाया था, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कब और कहां उठाया था? ये सवाल सुनते ही रोहित अपनी उंगलियों से अपनी दाढ़ी खुजलाने लगा। रोहित के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। रोहित ने कहने को तो कह दिया था कि अनिका ने उस रात रोहित का फायदा उठाया वगैरह वगैरह, मगर सच बात तो ये थी कि रोहित खुद भी नहीं जानता था कि अनिका उसके बच्चे की मां कैसे बनी। अनिका के मन की बात जानने के लिए रोहित ने बस एक मनगढ़ंत कहानी बताई थी। इससे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। मगर अब रोहित को डर था कि अगर वो अनिका को सब सच सच बता देगा कि अभी अभी उसने जो कुछ भी कहा था वो झूठ था, तो शायद अनिका इतनी गुस्सा हो जाती कि रोहित के लिए उसको वापस मानना बहुत मुश्किल हो जाता। रोहित ने बात बनाते हुए अनिका से कहा, वो रात मनाली में बिताई हुई एक रात थी। एक इंस्पेक्टर की तरह इरेट्रोगेट करते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, अच्छा मनाली में किस होटल में? रोहित ने अनिका के पास जाके कहा, क्या इरादा है आपका? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ अब सब कुछ फिर से दोहराना है क्या? रोहित की इस बात पर अनिका ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपनी दोनों मुठियां कस के बंद की। अनिका ने दांत कचकचाती हुई रोहित से पूछा, क्या आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब आप सीधा सीधा कभी नहीं दे सकते? रोहित ने बड़े ही स्टाइल से अनिका के पास जाकर कहा, बीती बातों को भूल जाते हैं। जो हुआ वो ना आपको याद है ना मुझे, मगर हम नई यादें बना सकते हैं। अगर तुम कहो तो मनाली की सबसे शानदार होटल में सबसे शानदार कमरा बुक करवा देता हूँ। रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून की बातों से लग रहा था जैसे वो किसी कॉलेज का बच्चा था जो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर नन्हे रिया और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। चाहे रोहित की बातों का पूरा मतलब दोनों बच्चे ना समझ पाते हों, मगर उनको इतना तो जरूर पता था कि डैड इस वक्त अपनी मम्मा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, और किसी वजह से दोनों बच्चे को ये देखते हुए हंसी भी आ रही थी। अनिका ने अपने दोनों हाथ से दूर करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मारवा।